हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है चैप्टर है आपका सीआरएम के बारे में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हमें देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट से सीआरएम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब सीआरएम काम कैसे करता है और सिक्योरिटी कंसर्न क्या क्या है सीआरएम में। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं सीआरएम के, और जो मेन फीचर्स हैं सीआरएम के, जो सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। तो इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ सीआरएम इन बैंक्स में हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि पहले ये देखें कि सीआरएम काम कैसे करता है, हाउ डज सीआरएम वर्क्स। तो वही होता है, सारी बैंक की जानकारी, जितने भी कस्टमर हैं उनकी सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा की जाती है और उस जानकारी को फिर एनालिसिस करके जो है उसके हिसाब से लोगों से जो है कस्टमर को हम सही प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। बेसिकली यही होता है सीआरएम में। तो सीआरएम सिस्टम्स आर डिजाइन टू कंपाइल इन्फॉर्मेशन ऑन कस्टमर अक्रॉस डिफरेंट चैनल आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो सीआरएम सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो कंपाइल इन्फॉर्मेशन को करते हैं ऑन कस्टमर, कस्टमर की जानकारी को इकट्ठा करते हैं, कंपाइल करते हैं डिफरेंट चैनल से, अलग अलग चैनल से, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है बिटवीन कस्टमर और बैंक, बैंक और कस्टमर के बीच में जो मतलब कांटेक्ट होता है, चाहे जिस भी तरीके से, चाहे वो बैंक की वेबसाइट कस्टमर विजिट करे, टेलीफोन करे कस्टमर केयर को, लाइव चैट के थ्रू आए, या डायरेक्ट मेल कर दे बैंक को, या मार्केटिंग मटेरियल के थ्रू अगर कांटेक्ट होता है, सोशल मीडिया पर अगर बैंक कांटेक्ट मतलब कस्टमर हमसे कांटेक्ट करता है, किसी भी माध्यम से यदि जो है बैंक से कस्टमर कांटेक्ट करता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने की कोशिश की जाती, कंपाइल करने की, अपने पास होल्ड करने की कोशिश की जाती है। सीआरएम सिस्टम इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि हमारे पास जब डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, तभी हम अपना प्रोडक्ट ऑफर कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो सीआरएम, अब जैसे मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया तो मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, आपने मुझे ईमेल किया, वहाँ से मैंने आपका नंबर, ईमेल आईडी ले ली, आपने ऐप डाउनलोड किया, वहाँ से मैंने डिटेल ले ली। तो मतलब इस तरीके से एक एग्जांपल है फ्रेंड्स कि सीआरएम में क्या होता है, कस्टमर का डेटाबेस बनता जाता है। ओके, तो यहाँ पर सारी जगहों से डाटा कंपाइल कर लिया जाता है कस्टमर के बारे में। सीआरएम सिस्टम कैन आल्सो गिव डिटेल ऑन कस्टमर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री, बाइंग प्रेफरेंस एंड कंसर्न। अब सीआरएम कस्टमर की पर्सनल जानकारियां भी देता है, भाई उसका नाम क्या है, जैसे कस्टमर ने मान लो वेबसाइट पर रजिस्टर किया, लोन लेने के लिए कस्टमर ने वेबसाइट पर रजिस्टर किया, तो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देगा। परचेज हिस्ट्री भी पता चलती है, बैंक का कस्टमर है, हम परचेज हिस्ट्री उसकी देख सकते हैं। बाइंग प्रेफरेंस, क्या चीज़ें खरीदता है, किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, ये सारी बातें हमें उसके सीआरएम सॉफ्टवेयर से पता चल जाती हैं। अब अगर हम उसकी, जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, अगर कोई कस्टमर है जो मूवीज देखना ज़्यादा पसंद करता है, या आप समझ लीजिए नॉनवेज ज़्यादा खाना पसंद करता है, हमेशा नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाता है कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो आप उसकी एक हिस्ट्री, परचेजिंग हिस्ट्री और उसकी खर्च करने की स्टाइल से देख पा रहे हैं कि इस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ओके, उस जगह पर आप जोमेटो वगैरह से अगर ऑफर करेंगे, उसको एडवर्टीजमेंट देंगे, तो वहाँ बेनिफिट हो सकता है ना। तो ये एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, सीआरएम इसी तरीके से डिजाइन किया था, इसी तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। ओके, तो हाउ डज सीआरएम वर्क, एकदम फंडा क्लियर हो गया। सबसे पहले कस्टमर की इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती, इकट्ठा की जाती है। ठीक है, बेसिक पर्पस यही होता है सीआरएम का काम करने के लिए। सबसे पहले कस्टमर की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट चैनल से कस्टमर हमें कांटेक्ट करेगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं, कस्टमर हमारी ब्रांच में भी आए तो भी हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारी बैंक की वेबसाइट पर अपना डेटा भर सकता है, टेलीफोन करेगा, उससे डेटा हम इकट्ठा कर सकते हैं, लाइव चैट के दौरान अगर असिस्टेंस चाहता है तो वहाँ पर भी मिल सकता है, डायरेक्ट ईमेल कर देता है, उससे भी डेटा मिलेगा। मार्केटिंग मटेरियल के थ्रू, यदि बैंक ने कोई मार्केटिंग करी, किसी चीज़ को मार्केट किया और फिर उसके बदले में कस्टमर हमसे कॉन्टेक्ट करेगा, तो भी हम उससे बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका ट्विटर, जो भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी डेटा हम अपने कस्टमर का इकट्ठा कर सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, फिर सीआरएम पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, परचेज क्या करता है, खरीदता क्या है, कहाँ जाता है, सारा लगभग लगभग इन्फॉर्मेशन सीआरएम में ये कैप्चर की जा सकती है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ तक कि मतलब लोकेशन भी ट्रैक की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सीआरएम सिस्टम। मैंने गूगल का एग्जांपल आपको बताया था कि गूगल जो है सारी चीज़ें आपकी जानता है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग ही, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही, जैसे अगर यूट्यूब पे आप सीआईबी सर्च करते हैं तो आपको जो सजेशन आता है वो सीआईबी का आएगा। उसी जगह पर अगर अगर आप बॉलीवुड के गाने सुनते हैं तो आपको जो सजेशन आता है, मतलब वो यूट्यूब पर जो वीडियोज़ दिखाएगा वो ज़्यादातर बॉलीवुड के सॉन्ग्स दिखाएगा। किसी को अगर मान लीजिए
हॉलीवुड की मूवी पसंद है तो उसको ज़्यादातर हॉलीवुड की मूवी के सजेशन आते हैं, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सीआरएम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है वहाँ पर फ्रेंड्स। ओके, अब कुछ कंसर्न भी हैं, जैसे सिक्योरिटी कंसर्न होता है सीआरएम का। अब इतना सारा ये डेटा आपने इकट्ठा तो कर लिया कस्टमर का सारा, जैसे कई बार होता नहीं, हमने सुना होगा कि आधार कार्ड का डेटा बिक रहा है, या फिर कई बार हमने सुना है कि 20 लाख डेबिट कार्ड का डेटा चोरी हो गया है और वो ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। तो ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर होता है। इतना सारा डेटा आप इकट्ठा कर लिए हैं, अब इसको सुरक्षित रखना भी जिम्मेदारी हो जाती है। विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स आर कंसर्न्ड ओवर प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, है ना। तो जैसे जैसे आपका इंटरनेट और ये नई नई टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर रही है फ्रेंड्स, उसके साथ साथ में कस्टमर अब मतलब थोड़ा सा कंसर्न है कि उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल ही रहनी चाहिए। उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की सेफ्टी और प्राइवेसी के प्रति कंसर्न रहता है। आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्हाट्सअप और फेसबुक में प्राइवेसी को लेकर के काफ़ी बवाल चला हुआ है कि वो कितनी जानकारियाँ आपकी इकट्ठा कर सकते हैं, कितनी जानकारी है जो वो आपकी मतलब पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं। ये एक प्राइवेसी एक कंसर्न होता है, कौन आपकी प्रोफाइल को देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, ये सारी चीज़ें एक अपने आप में सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। तो ग्रोथ ऑफ इंटरनेट की ग्रोथ हो जैसे जैसे हुई है, अदर टेक्नोलॉजीज आई हैं, कस्टमर अब कंसर्न है अपनी प्राइवेसी और सेफ्टी को लेकर के, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। देयरफॉर बिजनेस नीड टू इंश्योर दैट द स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ कस्टमर डेटा मस्ट हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर ब्रीचेज ऑफ सिक्योरिटी। इसलिए अगर आपने कस्टमर का डेटा सीआरएम में इकट्ठा किया है तो बिजनेस को, ये बैंक को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कस्टमर का जो ये डेटा है वो हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है। मतलब ऐसा ना हो कि साइबर क्राइम, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो डेटा चुरा लें, हैकिंग हो जाए, आइडेंटिटी थेफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाए, या फिर कोई और तरीके की सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, अदरवाइज फिर वो कस्टमर मतलब कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लीक हो जाती है फ्रेंड्स। अब आप सोचिए कि अगर आपके जैसे डेबिट कार्ड का डेटा बैंक के पास होता है, सभी कस्टमर के डेबिट कार्ड का डेटा होता है, अगर ये किसी वजह से हैकिंग वगैरह या लीक हो जाए, सारी जानकारी आपके डेबिट कार्ड की एक, मान लीजिए एक डेटाबेस में है और वो लीक हो जाती है, जिसमें आपके 16 डिजिट का आपका कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट मिल जाए, उसमें जो लास्ट में सीवीवी नंबर वगैरह होता है, वो सारी डिटेल अगर मिल जाए तो कितनी देर बची हुई है आपका मतलब अकाउंट खाली होने में। तो इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है सीआरएम में फ्रेंड्स। ओके, इंटरनेट का यूज तो बढ़ा है, लेकिन हम अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी और सेफ्टी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कंसर्न्ड है आज के समय में, ठीक है। और इसलिए बिजनेस को या बैंक को ये इंश्योर करना होता है कि जो कस्टमर का डेटा है, जिसकी आप स्टोरेज कर रहे हैं, जिसको आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसे हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि साइबर क्रिमिनल उसे चुरा ना पाए, किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो, या किसी और तरीके से डेटा चोरी नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये इतनी बातें हो गई। अब हम देखेंगे जो सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होते हैं फ्रेंड। तो इसमें देखिए बेसिकली 3 फीचर होते हैं। मार्केटिंग का ऑटोमेशन करता है ये सॉफ्टवेयर, सेल्स फोर्स का ऑटोमेशन करता है ये, और उसके बाद में कॉन्टैक्ट सेंटर का जो है ऑटोमेशन करता है। इसके अलावा जियोग्राफिकल ऑटोमेशन भी होती है, वो भी हम इसमें बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पर सीआरएम सॉफ्टवेयर के फीचर्स की बात करेंगे। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर कंसोलिडेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इनटू ए सिंगल सीआरएम डेटाबेस सो दैट बिजनेस यूजर कैन यूज या इजीली एक्सेस एंड मैनेज इट, ठीक है। तो सीआरएम जो आपका सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को एक जगह कंसोलिडेटेड रखा जाता है, एक सिंगल सीआरएम डेटाबेस के अंदर रखा जाता है, ताकि जो भी बैंक के यूजर हैं, बिजनेस के यूजर हैं, वो उसे आसानी से एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें, और काफ़ी कुछ जो है मतलब डेटा के साथ में किया जा सकता है। द अदर फंक्शन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इंक्लूड रिकॉर्डिंग प्रीवियस कस्टमर इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें मतलब सीआरएम सॉफ्टवेयर में इसके अलावा क्या होता है, द अदर मेन फंक्शन क्या है, सॉफ्टवेयर इंक्लूड प्रीवियस रिगार्डिंग वेरियस कस्टमर इंटरेक्शन, जो भी कस्टमर ने हमारे साथ में इंटरेक्शन किए हैं अब तक, जितने भी प्रीवियस जो है उनको सबको रिकॉर्ड में मेंटेन करता है। कभी भी कस्टमर ने एक ईमेल की है, कोई फ़ोन कॉल किया है, कोई सोशल मीडिया पर कोई बात लिखी है, या किसी अदर चैनल से हमसे कांटेक्ट किया है, तो वो सारी जानकारी सीआरएम जो है सिस्टम के अंदर रखता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, मान लीजिए अगर किसी कस्टमर ने जो है 10 ईमेल किए हैं, हमको 5 बार फ़ोन किया, इसका मतलब कि वो एक कस्टमर परेशान है, उसको सर्विसेज हम अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, हमको इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ओके, ऑटोमेटिंग various workflow process such as task, calendar, alert and giving managers the ability to track performance and productivity based on information logged in within the system। तो देखिए ये क्या करता है, मतलब सारी जानकारी इकट्ठा करता है सीआरएम सॉफ्टवेयर, उसका जितने भी कस्टमर से इंटरेक्शन हुए हैं उन सबको भी रिकॉर्ड करके रखता है। इसके अलावा जो वेरियस वर्कफ्लो हैं उनको जो है ऑटोमेट करता है, ऑटोमेटिक हो जाए वो प्रोसेस। जैसे जो अगर आपने टास्क इंटर कर दिए कि ये टास्क होना है, तो वो टास्क समय पर रिमाइंड करवाएगा। कैलेंडर आप यूज कर सकते हैं, अलर्ट दे सकते हैं, कस्टमर को रिमाइंडर भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। तो ये सारे काम जो है कर सकते हैं हम सीआरएम सॉफ्टवेयर का
यूज करके फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गए फीचर्स ऑफ सीआरएम सॉफ्टवेयर में। हमने देखा कि सीआरएम सॉफ्टवेयर में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेटेड होती है और एक ही सीआरएम डेटाबेस में, सिंगल डेटाबेस में रखी होती है। अलग अलग जगहों पर रहेगी तो ये उतनी फ़ायदेमंद नहीं रहेगी फ्रेंड्स। ओके, एक सिंगल डेटाबेस के अंदर आपने डेटा रखा हुआ है तो उसे पूरा बैंक का हर एम्प्लॉई अपना एक्सेस कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, रिपोर्ट निकाल सकता है। ठीक है, अब अदर मेन फंक्शन में क्या होगा, जितने भी कस्टमर के इंटरेक्शन होते हैं उन सब के रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ईमेल, फ़ोन कॉल किया, कस्टमर सोशल मीडिया पर मेंशन किया या कुछ भी करा हुआ है तो उसका सारे का आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा ऑटोमेशन का काम भी करता है, वर्क फ्लो प्रोसेस, टास्क, कैलेंडर, अलर्ट वगैरह ये सारे काम जो है ये ऑटोमेशन भी करता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो ऑटोमेशन की बात हो रही है यहाँ पर वो आता है कॉमन फीचर ऑफ सीआरएम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें ऑटोमेट होती हैं। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर में मार्केटिंग ऑटोमेशन किया जाता है। तो अब देखते हैं कि मार्केटिंग ऑटोमेशन कैसे करता है सीआरएम टूल। सीआरएम एक टूल है, सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेशन का काम कर रहा है मार्केटिंग के। तो देखिए क्या होता है कि सीआरएम टूल्स विथ मार्केटिंग ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़ कैन, अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि ऑटोमेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपका सीआरएम जो आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर है या टूल है उसमें अगर ऑटोमेशन की कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑटोमेशन की अगर कैपेबिलिटी है मार्केटिंग की तो वो क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये तो सीआरएम टूल्स जिसमें मार्केटिंग की कैपेबिलिटी है ऑटोमेशन करने की, कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क टू इन्हेंस मार्केटिंग एफर्ट टू कस्टमर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ इन लाइफ साइकिल। तो ये क्या करेंगे, जो रिपीटिव टास्क हैं, बार बार होने वाले टास्क हैं, उनको ऑटोमेट कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, एक एग्जांपल के लिए देखिए, अ सेल्स prospects come into the system, as sales prospect come into the system might automatically send them marketing material, typically via email or social media, with the goal to turning a sales lead into a full fledged customer। तो अब ये कह रहे हैं, देखो ऑटोमेशन का फ़ायदा क्या हुआ कि कोई कस्टमर हमारे पास में आया जिसने कार लोन में इंटरेस्ट दिखाया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सीआरएम में उसकी एक एंट्री बनी कि एक कस्टमर है, उसका पूरा डिटेल डाली गई और साथ ही साथ ये भी उसमें लिख दिया गया कि कार लोन में इंटरेस्टेड है। तो अगर कार लोन में इंटरेस्टेड है तो ये चीज़ जैसे ही सिस्टम को पता चलेगी कि कस्टमर कार लोन में इंटरेस्टेड है तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है उसको मार्केटिंग मटेरियल भेज देगा कि कार लोन पर हमारे यहाँ पर ये ऑफर चल रहा है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक प्रेजेंटेशन अच्छा सा बनाया रखा रहेगा, वो ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया पर जो है डाल करके आपसे कांटेक्ट करेगा ताकि जो है वो जो सेल्स की लीड थी उसको जो है एक कस्टमर में कन्वर्ट किया जाए। अब वो कार अगर ऐसा होता है कि आप सोचिए अगर आप बैंक जाते हैं और कार लोन में इंटरेस्ट केवल दिखाते हैं और आपको कार लोन का पूरा एक ब्राउज़र बन करके चला आता है जिसमें वो सारे फीचर्स दिखा रहे हैं, इतना पेमेंट करनी पड़ेगी, इतनी डाउन पेमेंट रहेगी, इतना इंटरेस्ट लगेगा, हर महीने आपको इतनी ईएमआई भरनी पड़ेगी। अगर इस तरीके को इन्फॉर्मेशन आती है तो वो कस्टमर ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्टेड होगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर मार्केटिंग ऑटोमेशन से फ़ायदा हो जाता है। सीआरएम टूल में ये चीज़ खासियत होती है कि वो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना मतलब मार्केटिंग कर देगा। मतलब रिपीटेटिव टास्क है, अब जितने भी कार लोन में इंटरेस्टेड हैं उन सब को वो मार्केटिंग मटेरियल भेजेगा, ज़रूरत पड़ती है तो कॉल भी किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो सीआरएम टूल जो है मार्केटिंग ऑटोमेशन की अगर कैपेबिलिटी है तो वो रिपीटेटिव टास्क को जो है खुद कर देगा और जो है ऑटोमेट कर देगा ताकि जो है हमारे जो ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो सेल्स प्रॉस्पेक्ट अगर सिस्टम में आता है, कोई एंट्री बनती है कि हाँ इस कस्टमर ने हाउसिंग लोन लेना है तो उसको क्या करेगा, ईमेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए किसी भी तरीके से वो मार्केटिंग मटेरियल वगैरह भेजेगा ताकि वो कस्टमर हमारा जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर ले फ्रेंड्स। ओके, फिर आता है आपका सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। पहले हमने देखा फ्रेंड्स मार्केटिंग का ऑटोमेशन किया था, हमने मार्केटिंग का ऑटोमेशन किया था। अब हम करने जा रहे हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। दिस इज आल्सो नोन एज सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, चाहे सेल्स फोर्स ऑटोमेशन कहिए चाहे सेल्स फोर्स मैनेजमेंट कहिए। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन इज मीन टू प्रिवेंट डुप्लीकेट एफर्ट बिटवीन सेल्स पर्सन एंड कस्टमर। तो कस्टमर और जो सेल्स पर्सन के बीच में बार बार मतलब अटैचमेंट, बार बार कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड करने के लिए ये सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का यूज किया जाता है। और ये काम कैसे करेगा, सीआरएम सिस्टम कैन हेल्प अचीव दिस बाई ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग ऑल कॉन्टैक्ट एंड फॉलो बिटवीन बोथ साइड। तो कस्टमर और बैंक के बीच में, सेल्स पर्सन के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट हुआ है उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करके डुप्लीकेसी ऑफ वर्क को जो है प्रिवेंट कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का यही फ़ायदा होता है कि सेल्स फोर्स को हेल्प कर रहा है एक तरीके से कि एक कस्टमर के पास हमें 2 बार नहीं जाना है। मान लेते हैं किसी कस्टमर को हमने कोई चीज़ प्रपोज की, कोई ऑफ़र दिया उसको और उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम फिर बार बार उसको हिट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ओके, अगर यही चीज़ सीआरएम में ये चीज़ ना हो, वो आपको ये ना बताए कि हम इस कस्टमर से ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हो सकता है 10 दिन बाद आप फिर भूल जाएँ और फिर इस कस्टमर से मिलेंगे, जबकि उसने एकदम क्लियर मना किया हुआ है कि हमको हाउसिंग लोन नहीं चाहिए। लेकिन
लेकिन आप 10 दिन बाद फिर पहुँच गए, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इस कस्टमर से आप 10 दिन पहले मिले हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो वही कह रहा है कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन क्या करता है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन को हम सेल्स फोर्स मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और ये जो है डुप्लीकेट एफर्ट को प्रिवेंट करता है, सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में डुप्लीकेट एफर्ट होता है उसको रोकता है। सीआरएम सिस्टम इसको अचीव करने में हेल्प करता है। बाई ऑटोमेटिकली ये ट्रैक करता है जितने भी कॉन्टैक्ट या फॉलोअप होते हैं बोथ साइड के बीच में, कस्टमर ने बैंक से सेल्समैन से या बैंक से कॉन्टैक्ट किया, या बैंक ने से कॉन्टैक्ट पर्सन या जो भी कस्टमर है उससे कॉन्टैक्ट किया, तो इसका पूरा ट्रैकिंग बना करके रखता है और बताता है कि आपको डुप्लीकेट एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन के भी प्रोवाइड कर सकता है, करता है आपका जो सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है उसमें मार्केटिंग का हमने देखा फ्रेंड्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन करता है। फिर हमने देखा सेल्स फोर्स का भी ऑटोमेशन करता है। और अब ये जो कॉल सेंटर होता है फ्रेंड्स, एक तरीके से कॉल सेंटर का ऑटोमेशन या कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन दोनों एक ही बात है फ्रेंड्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन में क्या होता है, डिजाइन टू रिड्यूस टीडियस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट्स जॉब। जो कॉन्टैक्ट सेंटर में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो एजेंट्स अपना काम कर रहे होते हैं, उनके जो थकाऊ काम होता है, टीडियस टास्क होता है, उसको जो है ये कम कर देता है, इजी कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन माइट इंक्लूड प्री रिकॉर्डेड ऑडियो दैट असिस्ट इन कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंफॉर्मेशन डिसमिशन। तो ये क्या होता है कि प्री रिकॉर्डेड ऑडियो पड़े हुए हैं, मान लेते हैं कोई एक एरर बार बार कस्टमर को आती है, कोई ऐप डाउनलोड करता है बैंक का और वो बताता है कि नो यू आर नॉट कनेक्टेड, यू आर नॉट कनेक्टेड, ये एरर आती है। मान लेते हैं कोई ऐप बैंक का डाउनलोड करता है और कई कस्टमर ऐसे हैं जिनको ये एरर आती है कि यू आर नॉट कनेक्टेड, ऐसी एरर आती है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो होगा और जैसे ही कस्टमर कॉल करके ये बताता है कि मतलब मुझे ये एरर आ रही है, तो वो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो वहाँ पर उसको सुनाई देगा कि अगर यू आर नॉट कनेक्टेड एरर आ रही है तो ये स्टेप्स करने होंगे। तो ये बात अब जो वो वहाँ पर जो एजेंट बैठा हुआ था, कॉल सेंटर पर जो पर्सन बैठा हुआ था, उसको ना बोल करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है कौन, ऑटोमेशन के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है फ्रेंड्स। ओके, वेरियस इसके अलावा अदर सॉफ्टवेयर टूल दैट इंटीग्रेटेड विद द एजेंट डेस्कटॉप टूल कैन हैंडल कस्टमर रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू कट डाउन द टाइम ऑफ कॉल एंड सिंप्लीफाई कस्टमर सर्विस प्रोसेस। इसके अलावा और भी कई सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं डेस्कटॉप टूल के साथ में। जो एजेंट बैठा होता है उसके कान में हेडफोन लगा होता है फ्रेंड्स। ओके, और डेस्कटॉप पर उसको डिटेल्स दी हुई होती है कि ये जानकारी के हिसाब से तुम्हें आंसर करना होता है फ्रेंड्स। तो ओके, तो ये जो डेस्कटॉप पर उसका टूल है, उसके अलावा भी और टूल उसमें इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं ताकि जो है वो उसकी हेल्प हो पाए फ्रेंड्स। ओके, जैसे आप मान लीजिए जो है एयरटेल को आप कॉल करते हैं, एयरटेल कस्टमर केयर पर, फिर वो बोलते हैं कि सर आप 2 मिनट के लिए होल्ड करिए, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा हूँ। तो वो जो चेक कर रहे होते हैं वो किसी और टूल में चेक कर रहे होते हैं कि आपकी जो पेमेंट कटी है सही कटी है, पिछली बार आपका बिल कितना था, 500 रुपये था या 600 रुपये था, आपने कब पे किया है, पैसे आपके खाते से कट गए हैं, हमारे एयरटेल के अकाउंट में आए हैं या नहीं आए हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो टूल अवेलेबल करवा करके सीआरएम के थ्रू ही ये सारे टूल अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिससे कि जो है ये सारे टूल रहने की वजह से जो कॉल होती है उसका टाइमिंग घट जाता है, क्योंकि फटाफट सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है और कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं अगर ऐसा होता है तो। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए कि एसबीआई हैज़ इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबीआई इंटेलिजेंट असिस्टेंट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक जो है एआई का यूज़ किया है। एआई का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, और इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटेलिजेंट असिस्टेंट SIA। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। एसबीआई का जो एआई प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है, SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट, SBI S हो गया, इंटेलिजेंट असिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो साई जो है फ्रेंड्स ये क्या करता है, मतलब ये कस्टमर की जो क्वेरी होती हैं उसको पर सेकंड 10,000 क्वेरी के आंसर करने की क्षमता है इसमें। मतलब 1 सेकंड के अंदर में 10,000 लोग अगर इससे पूछते हैं कि मेरा डेबिट कार्ड कैसे एक्टिव होगा, या कोई पूछता है कि क्या सेविंग अकाउंट खुलवाते समय पैन कार्ड लगेगा, या कोई पूछता है कि जो पैन कार्ड क्या नेसेसरी होता है अकाउंट ओपन करवाने में, या कोई आपसे पूछता है, कुछ भी क्वेरी हो सकती है, एनी क्वेरी, सुकन्या समृद्धि में मिनिमम कितना जमा कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ पीपल आर आस्किंग सो मैनी कस्टमर्स आर आस्किंग। तो ये जो साई है आपका SIA, ये 10,000 क्वेरी एक सेकंड में आंसर कर सकता है। कुल मिलाकर के एक दिन में 884 मिलियन क्वेरी रिजॉल्व कर सकता है। 884 मिलियन लोगों के क्वेश्चन के आंसर कर सकता है, और जो कि लगभग जो गूगल जितना दिन भर में मतलब क्वेरी देता है उसका 25% के बराबर है। मतलब गूगल जो है इसका 4 गुना जो है मान लीजिए दिन भर में क्वेरी रिजॉल्व करता है। हम और आप क्या करते हैं, गूगल पे हमेशा टाइप ही तो करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ढूंढना हुआ
SIA फुल फॉर्म आप सर्च करते हैं तो ये भी एक क्वेरी हो गई। तो इस तरीके से जो क्वेरी होती हैं उसका 25% क्वेरी जो है साई रिजॉल्व करता है। जितना गूगल दिन भर में सॉल्व करता है उसका 25% मतलब SBI का ये जो इंटेलिजेंट असिस्टेंट है ये सॉल्व कर देता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं यही कहूँगा इट्स अ बिग अचीवमेंट। अगर किसी इंटेलिजेंस सिस्टम में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो गूगल को 1/4 भी टक्कर दे रहा है, देन इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, है ना। फिर एक बार फिर से देखते हैं कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन में क्या करता है। जो एजेंट लगे होते हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए उसका ऑटोमेशन किया जाता है। ऑटोमेशन में प्री रिकॉर्डेड ऑडियो यूज किए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट अदर टूल यूज किए जाते हैं डेस्कटॉप टूल के साथ में, ताकि जो कस्टमर की रिक्वेस्ट है उसको हैंडल किया जा सके, कम समय में रिजॉल्व किया जा सके। SBI ने इसके लिए जो है ऑटोमेशन के पर्पज से ही SIA, है ना, SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है एक आंसर करने वाली मशीन है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि हर सेकंड पर सेकंड 10,000 क्वेरी को रिजोल्यूट करती है। दिन भर में ये 884 मिलियन क्वेरी को रिजॉल्व कर सकती है। और ये जो है गूगल जितना दिन भर में रिजॉल्व करता है उसकी 25% क्वेरी को रिजॉल्व करने की क्षमता रखती है फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद में अब अगला जो है जो फीचर है वो है जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी और लोकेशन बेस्ड सर्विस। ठीक है, तो अब CRM में ये भी फीचर होता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन किया, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन किया, उसके बाद में कॉल सेंटर या कस्टमर सेंटर ऑटोमेशन किया, और अब जियो लोकेशन बेस्ड जो है सर्विसेज ऑफर करने की कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके, तो सम CRM सिस्टम इंक्लूड टेक्नोलॉजी दैट कैन क्रिएट जियोग्राफिक मार्केटिंग कैंपेन बेस्ड ऑन कस्टमर्स फिजिकल लोकेशन, सम टाइम्स इंटीग्रेटेड विद पॉपुलर लोकेशन बेस्ड GPS ऐप। ठीक है, तो कुछ CRM सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है कि वो जियोग्राफिक मार्केटिंग कैंपेन बना सकते हैं बेस्ड ऑन कि कस्टमर की फिजिकल लोकेशन कहाँ है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो उसके लिए अलग मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन किया जा सकता है CRM के जरिए। कोई अगर केरला वगैरह में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई हैदराबाद में है, कोई पश्चिम बंगाल में है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट लोकेशन के हिसाब से ये जो है मार्केटिंग कैंपेन तैयार कर सकता है CRM। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो GPS बेस्ड जो और ऐप हैं उन या और जो सर्विसेज हैं उनको यूज करके कस्टमर के फिजिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है और उसके हिसाब से मार्केटिंग के कैंपेन तैयार किए जाते हैं, उनको मार्केटिंग की जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी कैन, अब इसमें देखिए जैसे क्या हो सकता है, मान लीजिए आप केरल में हैं, तो केरला में अगर ओणम चल रहा है, मान लीजिए ओणम जो त्यौहार होता है वो अगर वहाँ फेस्टिवल चल रहा है, तो उस समय जो ऑफ़र करेंगे तो वहाँ पर ये होगा कि ओणम ऑफ़र आया हुआ है। उसी जगह का अगर आप मान लीजिए जो है उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर जो फेस्टिवल होता है उस फेस्टिवल में जो है आपको उस फेस्टिवल के हिसाब से दीपावली बोनंजा आ रहा है, होली ऑफर आ रहा है, काइंड ऑफ दैट। तो इस तरीके से लोकेशन बेस्ड जो है कैंपेन चलाए जा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट टूल इन ऑर्डर टू फाइंड सेल्स प्रॉस्पेक्ट बेस्ड ऑन लोकेशन। तो लोकेशन के आधार पर जो है अगर आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है ना, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट टूल के तौर पर भी जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है CRM में, ये भी फीचर अवेलेबल रहता है। तो 4 कॉमन फीचर हमने देखे फ्रेंड्स। एक तो ये करता है मार्केटिंग का ऑटोमेशन करता है, सेल्स फोर्स का ऑटोमेशन करता है, कॉन्टैक्ट सेंटर का ऑटोमेशन करता है, और फिर जियोग्राफी बेस्ड यानी GPS बेस्ड जो है सर्विसेज भी और प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये अगला टॉपिक खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे मेन कंपोनेंट क्या हैं CRM के। तो मेन कंपोनेंट तो क्या ही है, बातें हैं केवल इसमें, है ना। चलिए शुरू करते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ CRM आर अब मेन कंपोनेंट में काम की बात करें, देखिए कंपोनेंट क्या है, टास्क है। CRM आर बिल्डिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू मार्केटिंग, है ना। तो CRM का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, बिल्ड करना और मैनेज करना कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू मार्केटिंग, ऑब्जर्विंग रिलेशनशिप एज दे मेच्योर थ्रू डिस्टिंक्ट फेजेज, मैनेजिंग दीज रिलेशनशिप एट ईच स्टेज एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप टू द फर्म इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट क्या होता है अगर हम समझें तो कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप को बना के रखना, मार्केटिंग का यूज करके नए नए कस्टमर को जोड़ना, पुराने कस्टमर को बनाए रखना, है ना। ऑब्जर्विंग रिलेशनशिप पर नज़र रखे रहना है एज दे मेच्योर, जैसे जैसे अलग अलग फेजेज में पहुंचती हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशन है, धीरे धीरे कम पड़ रहे हैं, फिर अच्छे रिलेशन हुए, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना होता है हर स्टेज पर, और ईच स्टेज पर रिकॉग्नाइज करना होता है CRM को, वैल्यू ड्राइव करना होता है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। व्हेन बिल्डिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू मार्केटिंग, बैंक माइट ब्रीफ benefit from using a variety of tools to help organizational design, incentive scheme,
कस्टमर स्ट्रक्चर एंड मोर टू ऑप्टिमाइज द रीच ऑफ इस मार्केटिंग कैंपेन। तो ये कह रहे हैं कि जब कस्टमर के साथ में हम रिलेशनशिप बना रहे हैं मार्केटिंग के जरिए, तो बैंक के लिए बेनिफिशियल क्या हो सकता है कि वैरायटी अलग अलग तरीके के टूल यूज कर सकते हैं जो कि हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन बनाने में, इंसेंटिव बेस्ड स्कीम ऑफर करने में, कस्टमर स्ट्रक्चर बनाने में। इन सभी चीज़ों में मतलब हम टूल यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो रीच है मार्केटिंग कैंपेन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, वो ऑप्टिमाइज हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ये हमारी कोशिश यहाँ पर रहेगी। व्हेन बैंक्स मैनेज द रिलेशनशिप थ्रू इट देयर वेरियस स्टेजेस दे गेन क्रूशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल। तो जब अब ये कह रहे हैं कि जब बैंक जो है मैनेज करते हैं अपनी रिलेशनशिप को डिफरेंट स्टेजेस से, तो वो क्रूशियल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे व्हिच प्रोडक्ट हैव हाईएस्ट लाइकलीहुड ऑफ परचेज, तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है इस बात की पता चल जाती है। जैसे अब अगर ओवरऑल बैंक में हम देखें, पता चल रहा है कि जो रिटेल है उसका ग्रोथ 50% है और जो एमएसएमई है उसका ग्रोथ जो है 70% है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हमने जब रिसर्च की तो हमने ये चीज़ देखी ना कि हम एमएसएमई में 70% ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब एमएसएमई में स्कोप ज़्यादा है। तो वही कहना है कि बैंक अपनी रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में जब मैनेज करता है तो काफ़ी सारी क्रूशियल जानकारियाँ हमारे पास आ जाती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा लोग खरीदते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं खरीदते हैं, किस प्रोडक्ट को कम खरीदते हैं, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। ये सारी जानकारियाँ हमें सीआरएम के थ्रू मिल सकती हैं। द फाइनल फैक्टर ऑफ सीआरएम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सीआरएम थ्रू अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप। तो जो फाइनल फैक्टर है सीआरएम में वो ये है कि मतलब सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है कि कस्टमर रिलेशनशिप से हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। थ्रू स्टडिंग द पर्टिकुलर स्पेंडिंग हैबिट ऑफ अ कस्टमर, अ बैंक मे बी एबल टू डिक्टेट डिफरेंट रिसोर्सेज एंड अमाउंट ऑफ अटेंशन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। तो अगर बैंक सीआरएम के जरिए अगर स्पेंडिंग हैबिट्स कस्टमर की खर्चा करने की आदतों को अगर जो है स्टडी करें, तो बैंक जो है एबल होगा डेडिकेट्स डिफरेंट रिसोर्सेस, जो उसके डिफरेंट रिसोर्सेस हैं उनको डेडिकेट कर पाएगा और अटेंशन देगा अपने डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को। ठीक है, तो खर्च करने की आदत के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट ऑफर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो बैंक में भी गुड एट कैप्चरिंग डेमोग्राफिक डेटा सच एज जेंडर, एज, इनकम, एजुकेशन एंड कनेक्टिंग देम विथ परसुइंग इंफॉर्मेशन टू कैटेगराइज कस्टमर इनटू प्रॉफिटेबिलिटी टायर्स परचेजिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। देखिए अब क्या होगा कि बैंक क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं डेमोग्राफिक डेटा को, जैसे जेंडर और एज, इनकम क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये सारी जानकारी जो है सीआरएम में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं परचेजिंग इन्फॉर्मेशन से कि किस एज ग्रुप के लोग क्या परचेज कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं, किस एजुकेशन ग्रुप के लोग क्या परचेज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमारा ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो है जितने टीचर हैं, एग्जांपल के लिए जो टीचर हैं वो कौन सा लोन ज़्यादा ले रहे हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। उसके बाद में जो 25 साल से लेकर के 40 साल के टीचर हैं वो ज़्यादा कौन सा लोन ले रहे हैं, 40 साल से लेकर के 50 साल तक के वो कौन सा लोन ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम परचेजिंग इन्फॉर्मेशन को जब हम जो है इस इन्फॉर्मेशन से मिलाते हैं तो हम प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बढ़ा पाते हैं फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। इट इज़ अ साइन दैट बैंक बिलीव दैट कस्टमर आर स्टिल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूजफुल फॉर अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी रेदर दैन ह्यूमन लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग एंड पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इतनी सारी बातें जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि बैंक क्या विश्वास करता है, बैंक ये मानकर चलता है कि कस्टमर जो है एक रिसोर्स है, एक संसाधन है जिसको यूज किया जाना है अप सेलिंग के लिए या क्रॉस सेलिंग के लिए। अप सेलिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट का हायर वर्जन परचेज करवा देना, क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ को बेच देना, है ना। तो अप सेलिंग या क्रॉस सेलिंग करना चाहता है कस्टमर के साथ में, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करवाना चाहता है। देन की मतलब जो है ह्यूमंस लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग और पर्सनल इंटरेक्शन। ऐसा नहीं कि आप ब्रांच में आए, हमको आपसे बात करनी है, हमें उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या कोई आदमी जो अच्छा दिख रहा है, गुड लुकिंग है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। कस्टमर हमेशा यही मतलब बैंक यही मान करके चलता है कि जो कस्टमर है वो एक रिसोर्स है और जिसको हम यूज करेंगे अपना प्रोडक्ट जो है क्रॉस सेल या अपसेल करने में, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम ह्यूमन को इसी तरीके से या कस्टमर को इसी पर्पज से देखते हैं। ठीक है, कोई कस्टमर अच्छा है उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका मेन कंपोनेंट जो है, आपका मेन कंपोनेंट ऑफ सीआरएम के बारे में हमने बात कर ली फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद में अगले लेक्चर में फिर और सारी बातें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।